वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अकरन। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आ गए हैं तमिल लैंग्वेज की सस्पेंस क्राइम ड्रामा फिल्म। तो मूवी की शुरुआत में वार्ड नंबर 8 के काउंसलर को दीपा नाम की एक लड़की की कॉल आती है। दीपा कहती है कि सर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड की मौत हो चुकी है और मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने आपसे कहा था, देखिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। काउंसलर कहता है कि आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अगले सीन में काउंसलर दीपा के घर में घुस जाता है और पीछे से कोई उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसने काफी शराब पी रखी है। वो अपनी मंगेतर जानवी को कॉल करता है। वो कहती है तुमने फिर से शराब पी ली है, अब देखो खुद से ड्राइव करके घर मत आ जाना, कोई टैक्सी वगैरह लो या फिर किसी और को कॉल करके ड्राइवर को बुला लो तब आ जाना। अर्जुन जानवी की बात मान लेता है। फिर जैसे वो बाहर से बाहर आता है तो वीरा नाम का एक बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि सर आपने देखो काफी शराब पी ली है, इस हालत में आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मेरी भी कुछ पैसे बन जाएंगे, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, सच बता रहा हूँ। पहले तो अर्जुन मना करता है, मगर जब वीरा अपनी गरीबी के बारे में उससे बातें करता है तो अर्जुन कह देता है कि ठीक है, और वो उसे आज के लिए अपना ड्राइवर बनाने को राजी हो जाता है। मगर रास्ते में अर्जुन को आ जाती है नींद और वीरा उसे उसके घर ले जाने के बजाय एक खुफिया अड्डे पे लेकर आ जाता है, जहाँ वो सिंगल सोफा चेयर पर कुछ तो केमिकल डालता है और फिर अर्जुन के कपड़े उतार कर उसे सोफे पे बैठा देता है। वीरा ने अर्जुन के बदन पे सिर्फ अंडरवेयर रहने दिया था, बाकी सब कुछ उतार दिया होता है। इसके बाद सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जब वीरा के घर पे मैच मेकर एक लड़के की फैमिली को लेकर आया था। वीरा लड़के वालों को बता रहा होता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी देवी और छोटी बेटी प्रिया। जब ये दोनों काफी छोटी थी तभी इनकी माँ की मौत हो गई थी, तब से लेकर आज तक मैंने इनको बड़े प्यार से पाला है, दोनों बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से। और मैं अकेला आदमी था, घर देखता या फिर काम पे जाता, इसलिए मेरी बड़ी बेटी देवी ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो घर के काम में मेरी मदद कर पाए। वैसे वो बहुत ही अच्छी लड़की है बता रहा हूँ। वहीं जो मेरी छोटी बेटी प्रिया है वो नीट की तैयारी कर रही है और डॉक्टर बनना चाहती है वो। अब इसके सपने को भी मुझे पूरा करना है, सारी चीज करनी पड़ेगी बेटियों के लिए, पर क्या करें, वैसे हम उतने पैसे वाले नहीं है। मगर मेरी बेटी प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसलिए हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। बड़ी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने मैच मेकर से कहा कि कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बताइएगा, हम अपनी तरफ से आपकी मांगों को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर देखो मैं ज्यादा अमीर तो हूँ नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा। अब इस पर लड़के के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है और हम काफी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी मांग कितनी होगी, क्या लगता है बताइए जरा। वीरा थोड़ा नर्वस हो जाता है, मगर लड़के वाले आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि पैसे का देखो हमें कोई लालच नहीं है, हमें तो बस लड़की चाहिए जो कि मेरे घर में बेटे की कमी को पूरा करे। ये सुनकर वीरा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो प्रिया से कहता है कि जाओ बेटा दीदी को बाहर लेकर आओ। प्रिया थोड़ी देर में अंदर से वापस आती है और कहती है कि पापा पहले दीदी आपको बुला रही है अंदर। तो वीरा उसके रूम में जाता है तो देखता है देवी तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई है, वो तो पुराने कपड़ों में ही बैठी हुई है। देवी अपने डैड से कहती है कि पापा आपको तो पता है ना मुझे शिवा से शादी करनी है, फिर लड़के वालों को बुलाने का क्या मतलब रह जाता है बताओ। वीरा कहते हैं कि शिवा जेल जा चुका है और मैं ऐसे क्रिमिनल से तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगा बेटा। लेकिन देवी तो कहती कि पापा आप नहीं जानते, शिवा बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तो किसी गलत फहमी की वजह से जेल में गया है। देखो बेटा तुम्हें पास्ट को भूलकर प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। देवी कहती है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा पापा, मैं खुद लड़के वालों से बात कर लेती हूँ। और इसके बाद देवी पुराने कपड़ों में ही बाहर आकर लड़के के पेरेंट्स से कह देती है कि माफ कीजिएगा कोई गलत फहमी हुई है, मेरा तो पहले से एंगेजमेंट हो चुका है। ये सुनकर लड़के वाले तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते मैच मेकर को खूब सुनाते भी हैं, अरे कि किस घर में लेकर आगे तुम, हमें चेक नहीं कर सकते क्या ढंग से। अब इसके बाद फिर मैच मेकर वीरा को सुनाता है कि अरे पहले से बता दिया करो ना क्या क्या घर का मामला है तुम्हारा, खामखा तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनने को मिल गया। अब इस गम की वजह से वीरा रात में शराब पीकर अपनी मरी हुई वाइफ की फोटो से अपनी बड़ी बेटी देवी की शिकायत करता है कि ये इस तरह के काम कर रही है। दूसरी ओर देवी अपने बॉयफ्रेंड शिवा से कॉल पे बात करती है। शिवा बताता है कि वह भी अपने फ्रेंड रवि से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया हुआ है। तो दोस्तों रवि रेजिन और सिलिकॉन आर्ट का काम करता है, जिसमें वो किसी के भी चेहरे का हूबहू मास्क बना सकता है। कॉल पे देवी शिवा से अपनी सिस्टर प्रिया के लिए कुछ बुक्स लाने को कह देती है, जो कि काफी वक्त से प्रिया को चाहिए होती है क्योंकि उसको पढ़ाई जो करनी है। वही लेकर शिवा अगले दिन देवी के घर पर आ जाता है। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड देवी को एक गिफ्ट भी देता है और अपनी होने वाली साली को उसके बुक्स। तभी इनके डैड यानी कि वीर आ जाते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों पे बहुत गुस्सा करते हैं कि ऐसे ही किसी चोर को घर में मत घुसने दो, तुम दोनों बड़ी हो गई हो अब, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सारी बातें तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर वो शिवा को भी डांट कर घर से निकाल देते हैं। हालांकि शिवा समझाने की कोशिश भी करता है कि देखिए मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, दरअसल वो क्या हुआ था कि, मगर वीरा तो शिवा की पूरी बात सुनता ही नहीं कि उसको जेल क्यों जाना पड़ा था, वो उसे घर से निकाल देता है तुरंत। इसके बाद सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है,
जब अर्जुन होश में आता है तो देखता है उसकी बॉडी सोफे से चिपकी हुई है और वो चाहकर भी खुद को सोफे से अलग नहीं कर पा रहा है। ज्यादा फोर्स करने पर उसकी स्किन से खून बहने लग जाता है। तब उसकी नजर सामने खड़े वीरा पर पड़ती है। वीरा कहता है कि ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारी चमड़ी उधड़ जाएगी। देखो मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और हर सवाल का मुझे बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ इस हालत में। ये कटर दिख रहा है ना, इससे तुम्हारी पहले सारी उंगलियां काटूंगा, फिर एक एक करके। वो आगे कहता। इससे पहले अर्जुन कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे पंगा ले लिया है। मेरे जीजाजी एक्स MP रह चुके हैं। मैं खुद एक इज्जतदार आदमी हूँ। मैंने न जाने कितने स्टूडेंट्स को मेडिकल एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प किया है। अर्जुन कुछ ज्यादा ही चू चपड़ कर रहा होता है दोस्तों। अब इससे वीरा को आता है गुस्सा और वो अर्जुन की सच में 2 फिंगर काट देता है। दर्द के मारे अर्जुन की रूह कांप जाती है और वो बेहोश। सीन यहाँ से पास्ट में होता है शिफ्ट। देवी शिवा को कॉल करती है। शिवा उससे नाराज होता है क्योंकि उसने कल अपने डैड के सामने कुछ कहा नहीं था जब उसके डैड शिवा की बेइज्जती कर रहे थे। फिर जब शिवा का गुस्सा शांत होता है तो वो कहता है कि देखो 1 साल हो गया, तुम मुझे बस घुमाए जा रही हो, मुझसे अब और नहीं रहा जाता। अगर तुम्हारे डैड शादी के लिए मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट चलो, वहाँ पर मैरिज कर लेते हैं। देवी कहती है कि नहीं शिवा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कुछ दिन और सब्र करो, मैं अपने डैड को मना लूंगी। अब अगले दिन देवी अपने डैड को रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाती है। तभी उसे अपनी छोटी बहन प्रिया का कॉल आता है। वो बताती है कि दीदी ये कोचिंग वाले तो बहुत बुरे हैं, ये सभी स्टूडेंट से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। मैंने तो उनकी वीडियो भी बना ली है। ये सुनकर देवी गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजा था या ये डिटेक्टिव का काम करने के लिए? चुपचाप से पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। रात में जब वीरा और देवी हॉस्पिटल से घर आते हैं तो देखते हैं कि प्रिया अभी तक घर नहीं आई। देवी उसे कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता। अब वीरा देवी से कहता है कि अरे जाओ आस पड़ोस में देख कर आओ, कहीं होगी वो। देवी वहाँ भी जाकर आती है मगर प्रिया कहीं नहीं होती। फिर प्रिया के एक फ्रेंड से पूछने पर पता चलता है कि आज तो क्लास जल्दी ऑफ हो गया था और प्रिया कोचिंग से कब के निकल गई थी। ये जानकर वीरा परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जब वो सारी बात बताता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरे अरे कोई होगा तुम्हारी बेटी को किसी लड़के के साथ मतलब प्यार हो गया होगा, भाग गई होगी कहीं, देखना कुछ दिन में उसकी खबर मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। वीरा को गुस्सा भी आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता कि ये पुलिस वाले किस तरह की बात कर रहे हैं। बेचारा पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो समझाने की कोशिश भी करता है कि देखिए मेरी बेटी प्रिया का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो इस तरह की लड़की नहीं थी। इसके बाद देवी शिवा को कॉल करके सारी बात बताती है। वो कहता है कि देखो घबराओ मत, मैं तो काम के सिलसिले में चेन्नई आया हूँ, पर मैं कल ही आकर लॉयर के जरिए केस को फाइल करवाता हूँ। अगले दिन आने के बाद शिवा सबसे पहले कोचिंग सेंटर जाता है। वहाँ पूछताछ करता है पर कुछ पता नहीं चलता। कोचिंग वालों का तो कहना होता है कि प्रिया तो यहाँ से बिल्कुल सही सलामत चली गई थी। तभी सेल्वम नाम के आदमी से शिवा पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो शिवा सेल्वम को प्रिया और देवी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें प्रिया 10 लाख में एग्जाम पास करवाने वाली बात कहती है। सेल्वम कहता है कि ये कोचिंग सेंटर एक एक्स MP के द्वारा चलाया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लोकल पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल करवा दीजिए, पर आप अपनी लड़की के लापता होने के लिए कोचिंग को जिम्मेदार मत ठहराइए। जाइए पुलिस में जाइए। इसके बाद शिवा लॉयर को हायर करता है और उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। अब वकील भी पुलिस वालों को सुनाता है कि देखिए भाई साहब, अगर कोई कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है तो बिना कंप्लेंट लिखवाए क्यों भेज देते हैं उसको, लिखते क्यों नहीं? फिर पुलिस वाला कंप्लेंट लिख देता है। वीरा पहले शिवा को देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन आज मुसीबत की इस घड़ी में सिर्फ वही होता है जो उनके साथ खड़ा है। ये चीज वीरा भी रियलाइज करता है। इसलिए वो देवी से कहता है कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए शिवा से कहो कि वो हमारे साथ ही रहे। देवी कहती है कि ठीक है पापा, मैं उनसे बात करती हूँ। पर जब वो शिवा से ये बात कहती है तो शिवा कहता है कि देखो देवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मेरा काम भी तो है ना, मुझे वो भी तो देखना पड़ेगा, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकता। हाँ वो वकील है ना, उसको देखो तुम, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उससे बात करो और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। यही चीज दूर खड़ा वीरा भी सुन लेता है। घर आने के बाद वीरा को अपनी दोनों बेटियों के साथ बिताए हुए वो अच्छे पल याद आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ वीरा वार्ड काउंसलर सेल्वम के पास जाता है। जी हाँ, उन दिनों शिवा को जो कोचिंग सेंटर में मिला था वही आदमी सेल्वम अब वार्ड काउंसलर बन चुका है और उसे ही लड़की से कॉल करवाकर वीरा ने मिलने के लिए घर पर बुलाया और फिर उसे अगवा करके अपने अड्डे पर लेकर गया है, जहाँ उसके बगल वाले कमरे में वीरा ने अर्जुन को भी अगवा करके रखा होता है। अर्जुन की तो उसने 2 उंगली काट दी है और अब बारी होती है सेल्वम से सवाल जवाब करने की, मगर मुंह से पट्टी हटाने के बाद भी वो अकड़ दिखाने लग जाता है। फिर क्या था, वीरा उसकी नाक पे पहले मुक्का मारता है, तब जाकर सेल्वम का होश ठिकाने आ जाता है और वो सही से सारी बात बोलने के लिए राजी हो जाता है। तो वीरा सबसे पहले पूछता है कि तुम तो पहले एक्स MP के ड्राइवर हुआ करते थे ना, फिर काउंसलर कैसे बन गए? तब सेल्वम बताना शुरू करता है कि मेरे अंकल ने मेरी जॉब उस वक्त के जो काउंसलर थे मिस्टर प्रणव, उनके ड्राइवर के तौर पर लगाई थी। एक दिन गाड़ी में नोट की गड्डी रखी हुई थी जो मैंने तुरंत ही ले जाकर उनके हाथ में दे दी। मेरी ईमानदारी से वो खुश हो गए और उन्होंने मुझे अपना राइट हैंड बना लिया। अच्छे काम की वजह से प्रणव तो तरक्की करता गया
वो काउंसलर से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बन गया, फिर एमएलए बना और फिर मिनिस्टर। इस तरह कुछ ही सालों में उसने अपनी पार्टी में तरक्की की खूब सीढ़ियां चढ़ी, जिसके बाद वो एमपी भी बन गया। प्रणब का मानना था कि उसकी वाइफ ही उसकी लकी चार्म है। वो कहता था कि मेरी वाइफ के सुझाव से ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ, इसलिए वो हर काम अपनी वाइफ की राय लेने के बाद ही करता था। अब उसकी वाइफ का कहना यह था कि हमारी बेटी जानवी बड़ी हो गई है, अपनी जायदाद कहीं बाहर न जाए, इसलिए प्रणव की वाइफ अपनी बेटी की शादी अपने ही भाई से करवाना चाहती थी, जिसके लिए अर्जुन और जानवी दोनों तैयार हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन एक्स एमपी प्रणव का साला था और अब होने वाला दामाद भी। तो वार्ड इलेक्शन आने वाला था। प्रणव की पार्टी उसे सिर्फ 20 टिकट्स ही देती है, जिससे प्रणव खुश नहीं होता। तब उसके पार्टी हेड ने कहा कि पहले तुम वो 20 सीट जीत कर दिखाओ, फिर तुम अपने जिस भी कैंडिडेट को मेयर बनाना चाहो उसके लिए तैयार हो जाऊंगा मैं। और अब पता चलता है कि प्रणव सारी बात अपने राइट हैंड मैन सेल्वम को बताते हुए कहता है कि सुनो, लास्ट टाइम तो मैं एमपी का इलेक्शन हार गया था, इस बार मुझे ये 20 सीट जीतना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बिल्कुल अपने खास लोगों को ही ये 20 सीट देने वाला हूँ। मेरे पास तो 19 ईमानदार लोग हैं, बस एक ही कमी है, क्यों ना तुम ही एक सीट इलेक्शन लड़ लो, तुम्हें जिताने के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। रात में जब प्रणव की वाइफ लिस्ट को देखती है कि इस बार काउंसलर की सीट प्रणव किस किस को दे रहा है, तो वो गुस्सा होते हुए कहती है कि यहाँ लोग काउंसलर की सीट लेने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं और आप अपने ड्राइवर को एक सीट फालतू में दे रहे हैं। प्रणव कहता है कि हमारा ड्राइवर तो काफी ईमानदार है हमारे लिए, हमने अपनी कितनी बेनामी जमीन उसके नाम पर रजिस्टर करवा के रखी हुई है, अगर हम उसे काउंसलर बना देंगे तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा लॉयल हो जाएगा। मगर प्रणव की बात से उसकी वाइफ इत्तेफाक नहीं रखती थी। वो कहती कि चुपचाप से वो सीट ड्राइवर को देने के बजाय मेरे भाई अर्जुन को दे दो, वो आगे बढ़ेगा तो हमारी बेटी राज करेगी और क्या। और अब प्रणव तो ठहरा अपनी जोरों को गुलाम, वो जो कहेगी प्रणव को वही करना पड़ेगा। इसीलिए वो अगले दिन सेल्वम को समझाता है कि भाई बुरा मत मानना, पर इस सीट को मुझे अर्जुन को देना पड़ रहा है, मगर हाँ अगली बार तो मैं पक्का काउंसलर बनवा दूंगा। अब उस समय सेल्वम को बुरा तो लगता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। आगे प्रणव उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहते रहते राजनीति की अच्छी समझ हो गई है, इसलिए तुम अर्जुन के साथ रहकर उसे गाइड करना, जिसके लिए सेल्वम मान जाता है। अब एक दिन सेल्वम बताता है अर्जुन को कि पता है प्रणव सर ने तो कह दिया है कि वो इलेक्शन के लिए तुम्हें फंड नहीं करेंगे, और फिर तुम इलेक्शन के खर्चे कैसे मैनेज करोगे। अर्जुन शराब के नशे में था। वो कहता है कि मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत से अमीर बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कह दूंगा कि अगर एग्जाम पास करना है तो 10 लाख रुपए जमा करवाओ। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाकर एक एक स्टूडेंट को समझाता है कि कैसे 10 लाख रुपए जमा करने पर वो उनको एग्जाम पास करवा सकता है। मगर उसे नहीं पता होता कि प्रिया ने ये सारी चीज अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। जब वो कॉल पे अपनी सिस्टर देवी को ये बात बता रही थी ना, तो कोई उसकी बात को सुन लेता है उस समय। इसके बाद सेल्वम और अर्जुन मिलकर प्रिया के फोन से वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए क्लास के बाद अपनी गाड़ी में उसको बिठा लेते हैं। गाड़ी में सेल्वम प्रिया को काफी समझाता है मगर वो नहीं मानती, और तब गुस्से में अर्जुन एक लोहे के रॉड से प्रिया को मार देता है, जिससे वो पूरी तरह से तो नहीं मरती लेकिन जख्मी हो जाती है। इस दौरान गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस भी होती है। फिर एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो सेल्वम तो गाड़ी का टायर जल्दी से बदलने लग जाता है, और इतनी देर में नशे में धुत अर्जुन प्रिया को सबक सिखाने के लिए उसके साथ करता है जबरदस्ती। प्रिया बेचारी पहले से पूरी तरह से जख्मी थी और फिर जबरदस्ती होने के बाद वो मर जाती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद प्रेजेंट में वीरा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। वो जाता है सीधे अर्जुन के कमरे में और उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से हिट करता है, फिर उसे कन्फ्रंट करता है, जिससे अर्जुन की तो जान ही निकल जाती है। कुछ देर के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो कहता है, आपने मुझे देखा क्या? उसके साथ जबरदस्ती करते हुए नहीं ना? फिर कैसे कह सकते हो आप? वीरा कहता है कि तुम पैसे और पावर के नशे में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने एक लड़की की जान ले ली है, तुमने उसके साथ साथ उसके सपनों को भी मार दिया। तब अर्जुन कहता है कि मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, मैंने तो आज तक जो चाहा मुझे मिल गया, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं पैसे के लिए इतना गिर सकता हूँ। मुझे तो उस सेल्वम ने झूठे कानून के केस में फंसा दिया है। ये कहकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लग जाता है। तब वीरा कहता है कि तुम जैसे अमीर जातों की तो ये आदत होती है कि अपने किए जुर्म का जिम्मा तुम अपने किसी गरीब स्टाफ पे थोप देते हो। अर्जुन कहता है कि आपको अभी सच्चाई नहीं पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और तब वीरा उसे भी अपनी साइड की स्टोरी बताने का मौका देता है। साथ ही वो धमकी भी देता है कि अगर तुमने कुछ भी झूठ कहा तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। तब अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं जो कहूंगा सच ही कहूंगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी बड़ी बहन ने अपने हस्बैंड से कहकर मुझे काउंसलर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने को कहा था। साथ ही मेरे जीजा जी ने यह भी कह दिया था कि जब हम 20 सीट जीत जाएंगे तो वो मुझे मेयर बना देंगे, और फिर उन्होंने मुझे सेल्वम के साथ रहने को कहा ताकि वो मुझे राजनीति सिखा दे, क्योंकि मैं अभी तक एक बिजनेसमैन था। इसलिए मुझे सेल्वम ने आइडिया दिया कि तुम्हें अपने स्टूडेंट से 10 लाख रुपए की मांग करनी चाहिए, वो काफी अमीर हैं तो दे देंगे। मगर जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक एक करके अपने ऑफिस में बुलाकर ये बात समझाई तो प्रिया ने वीडियो बना लिया, और जब वीडियो वाली बात का पता सेल्वम को चला तो वो काफी गर्म हो गया। उसने मुझसे कहा कि हमें किसी भी हाल में वो वीडियो डिलीट करवाना ही होगा, वरना अगर वो वीडियो वायरल हो गया
तो पार्टी की काफी बदनामी होगी और ऊपर से प्रणव तो तुम पर गुस्सा भी करेंगे। हो सकता है वो तुम्हारी अपनी बेटी से शादी भी कैंसिल करवा दे। इसलिए फिर रास्ते में जब प्रिया घर से जा रही थी तो हमने गाड़ी में उसको लिफ्ट देने की बात की, पर जब सैलम के कहने पर भी उसने वीडियो डिलीट नहीं किया तो सैलम ने गुस्से में उसको दबोच लिया। गाड़ी में रखे लोहे से गलती से उसको चोट लग गया, जिससे मैं तो काफी घबरा गया था। मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर सैलम ने मुझे सुनसान जगह पे गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकने पर मैंने प्रिया को चेक किया। मैं तो घबरा ही गया था, पर सैलम बिल्कुल रिलैक्स था। उसने मुझसे कहा कि अब बॉडी को दफनाना होगा। उसके पास ही में वहाँ पर कब्र थी और इस दौरान मैंने नोटिस किया कि प्रिया की सांसें चलने लगी है। तो मैंने उसको सीपीआर दिया और सैलम से मदद मांगी, मगर उसने कहा कि कोई फायदा नहीं है, वो कुछ देर में मर जाएगी उसने कहा। और सच में हुआ भी ऐसा, वो कुछ ही देर में मर गई। जिसके बाद सैलम ने मुझे प्रिया को दफनाने को कहा और जब मैं उसको दफना रहा था तो उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस दौरान उसने मुझे 10 लाख रुपए मांगने वाले केस में भी अरेस्ट करवा दिया। वो तो भला है मेरे जीजाजी का जिसने मुझे छुड़वा दिया, मगर इस बात से हुआ ये कि बोलने वाले लोगों को मौका मिल गया, जिससे पार्टी में मुझसे इलेक्शन टिकट छीनकर सैलम को दे दिया गया। इस वक्त मेरे लिए इलेक्शन वगैरह तो मायने नहीं रखता। मैं प्रिया की मौत से बहुत डिस्टर्ब था। मेरी आंखों के सामने तो बार बार उसके मौत का सीन आ रहा था। जब तक मैं अपने होश में आया तब तक सैलम काउंसलर बन चुका था और तब मेरे होश ठिकाने पर आए और मुझे सैलम का पूरा प्लान समझ में आ गया कि उसने जानबूझकर मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रिया को बलि का बकरा बनाया और उसकी जान ले ली। अब वीरा ने अर्जुन और सैलम दोनों की साइड की स्टोरी सुन ली थी। उसे समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। वो सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करता है। दूसरी ओर सैलम नोटिस करता है कि उसका फोन पास ही में पड़ा हुआ है। वो अपनी जगह से उठ तो नहीं सकता, मगर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और वॉइस कमांड से अपने ड्राइवर को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मैं अगवा हो चुका हूँ। तो ड्राइवर कहता है कि बॉस, हम लोग तो दीपा के घर के बाहर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। सैलम कहता है कि मुझे कहीं दूर ले जाया गया है। मैं वॉइस कमांड की मदद से तुम्हें अपना लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद वीरा सैलम के पास आता है और उसके फिंगरप्रिंट से सैलम का फोन अनलॉक करता है। उसकी गैलरी में प्रिया की लाश को अर्जुन दफना रहा है, इसकी वीडियो मिल जाती है, जिससे वीरा सैलम को कन्फर्म करता है कि तुमने ही प्रिया को मारा और अर्जुन को प्रिया के खून के इल्जाम में फंसाया है ना। सैलम तो बिल्कुल ताव में आते हुए कहता है कि अब है जाना बूढ़े, मैंने अपने आदमी को यहाँ का लोकेशन भेज दिया है, वो किसी भी पल यहाँ पर आते होंगे, फिर देखते हैं तेरा क्या होता है। जिनसे वीरा मस्त फाइट करके उन सभी को मार गिराता है। इसके बाद फिर वो सैलम की एक और उंगली काट लेता है, जिससे सैलम तड़प उठता है और सारी सच्चाई बताने को हो जाता है राजी। सीन यहाँ से होता है पास्ट में शिफ्ट। जब अर्जुन को पुलिस छोड़ देती है तो सैलम अपने आदमी को कुरियर बॉय बनाकर प्रिया का फोन प्रिया के घर पर डिलीवर करने को भेजता है, जिसे देवी रिसीव करती है। जब वो देखती है कि पार्सल में प्रिया का फोन है तो वो तुरंत उसे अनलॉक करती है। सामने में ही उसे प्रिया की लाश की फोटो दिख जाती है। देवी का तो इससे बुरा हाल हो जाता है। वो अपने डैड को फोटो दिखाती है। अपनी लाडली बेटी की मौत से वीरा बिल्कुल पागल हो जाता है, मगर फिर भी वो प्रिया को इंसाफ दिलाने के लिए उसका फोन लेकर वकील के पास जाता है और इस दौरान वो देवी को घर पर ही छोड़ देता है, क्योंकि बूढ़े वीरा ने अपनी छोटी बेटी को तो खो दिया था, पर वो अपनी बड़ी बेटी को नहीं खोना चाहता था। इसलिए उसने देवी को दरवाजा अच्छे से बंद करने को कहा था। अब अगले सीन में वीरा उदास होते हुए लॉयर के ऑफिस पहुंचता है। अगर वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, पर उसका असिस्टेंट वहीं पर होता है। वो वीडियोस और फोटोज एविडेंस के तौर पर अपने फोन में ले लेता है। साथ ही वीरा से कहता है कि ठीक है, इस बारे में अभी किसी और को कुछ मत बताइएगा, वरना गुंडे लोग आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। हो सकता है कि जो इसका मर्डरर है शहर छोड़कर कहीं भाग गया हो, तो ध्यान रखेगा। फिर वो उन्हें वापस घर भेज देता है और तुरंत ही सैलम को कॉल करके 1 करोड़ रुपए की मांग करता है, क्योंकि सैलम का दाव उल्टा पड़ गया था। उसने वीडियो तो रिकॉर्ड किया था जिसमें अर्जुन प्रिया की लाश को दफना रहा था, पर सैलम ने नोटिस नहीं किया था कि वीडियो में गाड़ी का मिरर भी कैप्चर हुआ था और उस मिरर में सैलम खुद आराम से वीडियो बनाते हुए दिख रहा था। तो ये जानने के बाद सैलम पैसे देने के लिए तैयार हो गया। वो खुद पैसों से भरा बैग लेकर वकील के असिस्टेंट से मिलने ऑफिस आया। उस वक्त ऑफिस में कोई और नहीं था। तब उसने मौके का फायदा उठाकर एक चाकू से असिस्टेंट का गला काट दिया और अब कोई ब्लैकमेल करने वाला ही नहीं रहा। और फिर उसने अपने आदमी से कहा कि किसी तरह से प्रिया के घर से उसका फोन वापस लेकर आओ। अब दूसरी ओर देवी ने रोते हुए कॉल करके शिवा को अपनी बहन प्रिया की मौत के बारे में बता दिया था, जिसके तुरंत बाद शिवा देवी से मिलने के लिए घर आया। गेट खुला हुआ था ही। उसी वक्त सैलम का बंदा आकर कहने लगा, अभी अभी मैंने आपको जो पार्सल दिया था वो किसी और का था, प्लीज मुझे वो रिटर्न कर दो। तब देवी ने उसे कन्फर्म किया कि उसमें मेरी बहन की लाश की फोटोज वीडियोस है। इसके बाद सैलम के उस आदमी ने फोन लेने के लिए देवी और शिवा दोनों पे जानलेवा हमला भी किया। हालांकि शिवा ने उससे फाइट करने की कोशिश की, मगर उसके और भी बंदे आकर शिवा को मारने लगे। जब देवी और शिवा मरे हो गए
तो उन्होंने घर की तलाशी भी ली पर उन्हें वो फोन नहीं मिला, तो वो वहां से चले गए। और जब वीरा वहां पर आया तो उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दूसरी बेटी को मौत के करीब देखा और वो पूरी तरह पागल हो गया। पर फिर उसने हिम्मत जुटाई और फौरन एम्बुलेंस को कॉल करके अपनी बेटी और दामाद दोनों को हॉस्पिटल लेकर गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि इनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वीरा सेलोम से कहता है कि अब मुझे प्रिया की मौत की सारी सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये डेथ ट्रैप सेट किया है। अगले 5 मिनट के अंदर अगर तुम सोफे पे लगे हुए ग्लू से खुद को छुड़ाकर भाग जाओ तो ठीक है, इसमें बस तुम्हारी चमड़ी उधर जाएगी। लेकिन अगर तुम यहीं पर बैठे रहे तो तुम्हारे ऊपर एसिड गिरेगा जिससे तुम्हारी स्किन जल जाएगी पूरी तरह। ये कहकर वीरा डेथ ट्रैप को एक्टिवेट करके वहां से अर्जुन के कमरे में जाता है। अब क्योंकि उसे पता चल गया था कि अर्जुन ने प्रिया की जान नहीं ली, मगर हाँ उसने उसकी मौत के बारे में सबसे छिपाकर जुर्म में मदद की है, इसलिए वीरा एक लिक्विड सोफे पे डालता है जिससे ग्लू खत्म हो जाता है और अर्जुन हो जाता है सोफे से आजाद। वीरा ने जो अर्जुन की उंगली काट कर रखी थी उसे उसने एक छोटे से फ्रिज में डालकर रखा होता है। अब वीरा कहता है कि अपनी उंगली लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें अच्छा कर देगा। इसके बाद पर तुम्हें खुद को कानून के हवाले करना है, समझे? कानून तुम्हें जो सजा देगा उसे तुम्हें मानना होगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें इसका अंदाजा भी हो गया होगा पक्का। तभी 5 मिनट खत्म हो जाते हैं और डेथ ट्रैप से बचने के लिए सेलोम सोफे के साथ एसिड वाली जगह से खिसक कर पीछे चला जाता है। मगर जब एसिड वाला जार फटाक नीचे टूटता है, सेलोम के गले में सीधे घुस जाता है, काफी खून बहता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद हम वीरा को एक सुनसान सी जगह पर जाते हुए देखते हैं जहां एक ट्विस्ट रिवील होता है दोस्तों। तो होता यह है कि वीरा अपने फेस पर सिलिकॉन मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि अब तक वीरा बनकर जो सारे काम को अंजाम दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शिवा था। उसने अपने फ्रेंड रवि के साथ मिलकर वीरा के फेस का मास्क पहनकर गुनहगारों को सजा दी और रियल वीरा की तो मौत हो चुकी थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है दोस्तों। जब वीरा वकील के पास से वापस घर आया था और उसने अपनी बेटी देवी और शिवा को अधमरी हालत में देखा था तो वीरा ने तुरंत कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया। उन दोनों के साथ में वीरा भी हॉस्पिटल जा रहा था। वीरा की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं थी, ऊपर से कुछ दिनों से प्रिया लापता हो गई थी और आज उसकी मौत की सच्चाई बाहर आई। और अभी वीरा ने अपनी छोटी बेटी के खोने का मातम मनाया ही नहीं था कि तभी बड़ी बेटी की भी जान खतरे में थी। इस सब में शिवा ने उसकी इतनी मदद की कि आज शिवा की जान भी खतरे में थी। इसी वजह से वीरा की हालत बिगड़ गई। नर्स उसको ऑक्सीजन मास्क लगाती है मगर वो ऑक्सीजन उतार कर शिवा को लगा देता है जिससे शिवा तो बच जाता है, देवी भी बच गई थी मगर वीरा की जान चली गई थी। जिसके बाद शिवा ने वीरा की परिवार की बर्बादी के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे उन सबका खात्मा करने का फैसला किया। सीन अब प्रेजेंट में आता है। शिवा एक बेटे की तरह वीरा की लाश को अग्नि देता है और बहुत रोता भी है। इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।